गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हमारी जो सेकंड बुक है ना, भारत एक खोज, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अहमदनगर का किला। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो सेकंड बुक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, मतलब सप्लीमेंट बुक जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भारत की खोज, ये जो बुक है ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और ये बताते हैं कि ये जो किताब है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस में? अंग्रेजी में लिखी थी। ठीक है, और 1944 में अहमदनगर के किले के अंदर उन्होंने इस बुक को लिखा था। और कितने महीने में लिखा था? 5 महीने में इसको लिख करके उन्होंने तैयार करा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और इस बुक के अंदर उन्होंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इसके अंदर बताई है। सिंधु घाटी सभ्यता बताई है, भारत की संस्कृति बताई है, भारत के जो धर्म थे उसके बारे में बताया है, भारत का जो जटिल अतीत है उसका वर्णन इन्होंने इस बुक के अंदर किया है। इस किताब के अंदर उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया है। और इनके बारे में हम चीज़ पहला बताते हैं। देखते हैं कि अहमदनगर का जो किला है इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से पूरी चीज़ को बताया है, पूरी बात को बताया, उसको हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अहमदनगर का जो किला है उस समय जब ये यहाँ पर आए, इस जेल में, ये क्या है, एक तरह की जेल है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। और ये जो इन्होंने किताब लिखी है ये 13 अप्रैल 1944 के अंदर इन्होंने लिखी है। और लिखी किसके द्वारा गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जब जेल में आए तो इनकी कौन सी यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। ठीक है, जब ये जेल में आए उस समय कौन सा पक्ष चल रहा था? शुक्ल पक्ष चल रहा था। शुक्ल पक्ष मतलब हिंदी महीनों के हिसाब से जो 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो ये कह रहे हैं जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे कौन सा वो पक्ष चल रहा था? शुक्ल पक्ष चल रहा था। और वहाँ कैसा समय था? रात का समय था। 20 महीने से अधिक वो वहाँ पर रहे थे। और उन्होंने बंदी जीवन का जो उनका साथी था वो कौन था वहाँ पे? सिर्फ एक चांद था। जब वो चांद को देखते, और 15 दिन शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं वहाँ पे, तो उनको देख करके जैसे जैसे चांद घटता और बढ़ता, उन्हें देख करके, उनसे चांद को देखकर उन्हें यह प्रेरणा मिलती थी कि यह कठिन समय भी जरूर खत्म होगा। मतलब जैसे जैसे चांद धीमे धीमे घटता है ना, घटते घटते क्या, अमावस के दिन पूरा कम दिखने लग जाता है। और अमावस के बाद जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखने लग जाता है। तो उनको देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में ये एक पॉजिटिव, अपन जो कहते हैं वेव, पॉजिटिव थिंग जो आती है, मन में एक उम्मीद जगती थी कि ये कठिन समय भी पास हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद उनका जो दूसरा चीज़ जो थी उसके अंदर उन्होंने बताया है, सेकंड टॉपिक जो है अतीत का भार। मतलब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई जब हम वहाँ पे थे उस जेल में तो हम बागवानी का काम किया करते थे, और रोज़ कई कई घंटे हम वहाँ पे बागवानी करते थे। और कैसा समय होता था? तपती धूप में, मतलब बहुत तेज धूप होती थी। और वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी भी बहुत खराब मिट्टी थी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि किले की एक ऐसी घटना, मतलब किले के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ की कुछ एक ऐसी घटना थी जो कि क्या थी, बताने लायक है। कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक जो महिला थी, कौन? वहाँ की चांद बीबी नाम की एक महिला थी जो कि बहुत साहसी थी। ठीक है, और उसने किले की रक्षा करने के लिए अकबर की जो शाही सेना थी उनसे युद्ध करने के लिए भी वो क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। तो वो मतलब इतनी साहसी थी कि महिला होने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी जो अकबर की विशाल सेना थी उनसे युद्ध करने की ठान ली और पीछे नहीं हटी। लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्हीं के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? चांद बीबी की हत्या कर दी। और ये बता रहे हैं कि वो इतनी मतलब बहादुर थी कि वो तो पीछे नहीं हटी, लेकिन उनके जो एक व्यक्ति था उन्होंने उनके साथ गद्दारी करी और उनकी हत्या कर दी। तीसरी चीज ये बता रहे हैं कि जब ये जो बागवानी करते थे तो उस बागवानी के समय खुदाई रोकने के आदेश उनको दिए गए। अब खुदाई के आदेश क्यों दिए गए? क्योंकि जब वहाँ खुदाई हो रही थी, बागवानी के समय जब खुदाई हुई
तो उस समय क्या हुआ, नीचे दबे हुए दीवारों के कुछ हिस्से मिले। भाई देखो ऐसी बात है कि उस समय पे पहले क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाइयाँ होने के साथ साथ क्या होते थे कि इमारतें भी टूटती थी, गिरती थी और नीचे दब जाती थी। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ तो क्या मिली, नीचे दबी हुई दीवारों के हिस्से मिले, कुछ गुम्बद व इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, ठीक है। और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ है कि जब ये सब चीज़ें मिली तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी जो शासन था, उन्होंने खुदाई रोकने के लिए आदेश दे दिए गए, ठीक है, ऐसा वहाँ पे बताया गया है। फिर कह रहे हैं कि जब खुदाई रोकने के आदेश दे दिए गए तो फिर उस समय जो नेहरू जी थे उन्होंने खुदाल छोड़ के, वही खुदाल मतलब जिससे खोदी जाती थी चीज़ें और खोद करके वहाँ पर मतलब काम किया जाता था, उसको छोड़ करके उन्होंने कलम उठा ली। और कलम उठाने के बाद उनके मन में विचार आया कि भाई क्या लिखना चाहिए अब। तो फिर उनको ध्यान आया कि या तो वर्तमान का अनुभव लिखा जाए, वर्तमान मतलब जो भी चल रहा है उसका अनुभव लिखा जाए। फिर उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान का अनुभव लिखूंगा तो इससे क्या होगा कि भाई पूरी बात लिखने में नहीं आएगी, क्योंकि वर्तमान तो अभी चल रहा है ना, और फिर आगे क्या होगा भविष्य से अब वो अनजान थे कि भाई आगे क्या होने वाला है, वो चीज़ भी उनको पता नहीं थी, तो वो भी उनके लिए लिखना मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने लास्ट में विचार किया, आज के विचार व क्रियाकलाप। उन्होंने कहा कि अभी जो चीज़ भी मेरे साथ में हो रही है वो ही चीज़ में, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो ही चीज़ लिखना मेरे लिए उचित होगा, ठीक है। अब उनके एक जो गेटे का कथन है, गेटे एक राइटर है, उन्होंने एक कथन लिखा है, इतिहास लेखन अतीत के बोझ से राहत दिलाता है। इतिहास का लेखन मतलब, इतिहास मतलब जो चीज़ें पहले बीत गई है उनको लिखना, जो अतीत के अंदर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब लिखने से क्या होता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जान सकती है। अगर वो जान लेगी तो हमारा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा कि भाई हमने अपने आने वाली पीढ़ी को पीछे का जो भी इतिहास रहा है उसको हमने अच्छे से उनको बताया है, मतलब समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो तीसरा हिस्सा है उसको हम देखेंगे। उसमें उन्होंने बताया है दबाव। जो इसका तीसरा पोर्शन है इस पाठ का, उसके अंदर है दबाव। दबाव मतलब अतीत का जो दबाव है उसके बारे में इन्होंने बताया कि दबाव 3 प्रकार का होता है। कैसा? अच्छा, बुरा और दम घोटू। अच्छा, बुरा और दम घोटू। अच्छा भी होता है, दबाव जो होता है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। दम घोटू इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें क्या करती है, जो हमें परेशान कर देती है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करें तो किस तरह से करें, मतलब हमारा दम उसमें घुटने लग जाता है कि करना भी ज़रूरी और हमसे वो बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है। भारत और चीन की समानताएं, और वो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने भारत और चीन की जो समानताएं थी उनके बारे में भी उन्होंने वहाँ पर सोचा। उसके बाद उन्होंने बताया है विरासत। हमें जो चीज़ें विरासत में, विरासत मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो ऐसी की ऐसी चीजें हमको दे करके गए, जैसे उत्तराधिकारी, उल्लास, पराजय, दुख यंत्रणा, साहसिक कार्य, इन सब के बारे में भी हमको विरासत से जानने को मिला है। जो भी उत्तराधिकारी उनके मिले उनके बारे में जानने को मिला है। जो भी उल्लास मतलब खुशी, जो भी उनको खुशी मिली वो भी हमको जानने को मिला है। जो उनकी पराजय वो भी हमको जानने को मिली है। मतलब ये सारी चीज़ें हमको विरासत से मिलती आ रही है। साहसिक कार्य है ना, और उनके बीच में दुख यंत्रणा, दुख से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनकी थी वो भी हमने जानी। साहसिक कार्य उनके जो थे वो भी हमने जाना। और उन्होंने बताया है जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और सुनी, उनको जो पता थी, उन्होंने उसमें बताया है कि भारतीयों की जो खास बात है वो क्या है, विचारों में समानता। जो हम भारतीय होते हैं हमारे विचारों में क्या होती है, बहुत ही समानताएं होती है। कैसे? जो हमारे पूर्वज थे उनमें और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम एक साथ क्या करते हैं, समानता रखते हैं। किसमें? विचारों में। विरासत की संभाल, और फिर हमारे अंदर ये भी एक गुण होता है कि हमको जो चीज़ें आगे विरासत से मिलती है हम उसको बहुत सहेज के, बहुत संभाल के और फिर उसकी संभाल करते हैं। आज़ादी पाने तक भारतवर्ष के अतीत और वर्तमान पर लिखते रहेंगे। और फिर जो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी तो फिर उन्होंने अंत में निश्चय कर लिया कि आज़ादी पाने तक वह क्या करेंगे, ये जो भारतवर्ष है इसमें के अतीत में जो भी बीतने वाली चीज़ें हैं और जो भी वर्तमान में हो रही है उन पे वो क्या करेंगे, लगातार लिखते रहेंगे। इतना कह करके मैं अपना यही जो लेसन है ये यहीं पूरा हुआ। धन्यवाद।